चलिए शुरू करते हैं। तो कल के क्लास में क्या हो गया था, ड्रे नोबेल थ्योरी हम लोगों ने देख लिया था, यानी कि आर्थिक नीति खत्म हो गई। तो अगला टॉपिक क्या था हमारा, हाँ, प्रशासनिक एवं प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास। ये है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा धीरे धीरे संविधान नहीं, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए जो विभिन्न अधिनियम पास किए गए थे, धीरे धीरे जो चार्टर आ रहा था 8 साल 10 साल में, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आज हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि देख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसका प्रावधान क्या था, फिर हम लोग देखेंगे सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में आलोचनात्मक पक्ष। 4 चीज देखेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक। तो पृष्ठभूमि भी हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। अच्छा, 1773 तक अगर आपको ठीक ठीक से ध्यान है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी ना होकर के एक पॉलिटिकल पावर बन गई। सही बोल रहा हूँ? तो अब वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। अच्छा, वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो ब्रिटेन सरकार से उसको राइट मिला था सिर्फ व्यापार करने के लिए। ऐसा तो नहीं था कि आप कहीं जाइए वहां साम्राज्य स्थापित कीजिए, साम्राज्य विस्तार कीजिए, प्रशासन कीजिए, ऐसा तो कोई राइट नहीं दिया गया था ना। वो तो एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। तो जब 1773 तक वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भारत में उभर कर सामने आई, तो दिक्कत ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच मतभेद कह सकते हैं, क्या उनके संबंधों को एक बार पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी।
कंपनी अब बताएगी भाई साहब कि वो कर क्या रही है, वो तो व्यापार करने के लिए आई है, पर पीठ पीछे यहाँ एक अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर ली है। सही है ना? तो पॉलिटिकल पावर बन गई है अब। दूसरा बात यह है कि वो यहां से कंपनी बहुत मात्रा में धन लूट कर ले जा रही है। 1773 तक अगर ध्यान में हो तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हो जाती है, 64 में बक्सर का युद्ध हो जाता है, बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है उनका, बंगाल से धन लूट करके ले जा रहे हैं ब्रिटेन कंपनी के कर्मचारी। तो वहां के लोग तो देख ही रहे हैं ना ये सब चीजों को, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। तो वहां के लोग देख रहे हैं और उन्हें इस बात से चिढ़ भी महसूस हो रही है ना? तो ये सब चीज जो है उनके लिए, अब ये धन इतना लेकर के जा रहे हैं, वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब तीसरा बात एक है कि जब 73 तक देख सकते हैं यहाँ कर्नाटक वॉर भी शुरू हुआ है, ध्यान अगर हो, पलासी की लड़ाई इन्होंने लड़ ली है, इधर बक्सर का युद्ध लड़ लिया है इन्होंने। तो युद्ध ये लगातार लड़ रहे हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है? तो युद्ध में खर्च भी तो हो रहा है, खर्च तो हो ही रहा है ना युद्ध में, तो उसके लिए धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी अब मांगेगी, लोन मांगेगी बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ठीक है, कि हमको अब लोन दीजिए, कर्ज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब हमको आर्थिक घाटा हो रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि में 1773 में 1773 में 2 अधिनियम पारित किया गया। अगर आपको ध्यान, 2 अधिनियम पारित किया जाता है। अच्छा, पहले अधिनियम के तहत बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है यानी कि ब्रिटिश सरकार कंपनी को लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ये है पहला प्रावधान, पहला अधिनियम है। दूसरा अधिनियम के तहत क्या है? दूसरा जो अधिनियम है यही है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, यही तो है। दूसरा अधिनियम ही रेगुलेटिंग एक्ट था, समझ रहे? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसका प्रावधान क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, आलोचनात्मक पक्ष क्या है। तो हुआ ये कि इसके तहत पहला जो अगर बात है सामने है, तो एक कमेटी बनाया गया, कमेटी बनाया गया जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, प्लस 3 और लोग थे, 3 और मेंबर थे। यानी कि 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। क्यों की गई भाई साहब? इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन चलाना था, सीधा सीधा उद्देश्य यही है। तो 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए। इसी को आप लोग कह भी सकते हैं कि गवर्नर जनरल काउंसिल। हाँ, लिख लीजिए गवर्नर
जनरल काउंसिल, यही, ठीक है। दूसरी जो बात है कि नियुक्ति जो होगी कर्मचारियों की या सैनिकों की, तो उसका अधिकार कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक है, उसका, हाँ, उसका, हाँ, कंपनी का, हाँ, कंपनी के पास नहीं उसका, ठीक। ठीक है। तीसरा जो था कि अब ये है कि भाई अब प्रशासन जिस तरह से चलाते हैं उसके बारे में, प्रशासन जिस तरह से चलाते हैं, तो सेना को जिस तरह से या सैनिक चीज़ों को जिस तरह से आप नियंत्रित करते हैं, इन चीज़ों का रिपोर्ट आपको विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को देना होगा। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को अब देना हो। अच्छा, इसी के तहत 73 के तहत ही कलकत्ता में क्या हुआ, अगर आपको याद है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय, हाँ, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अच्छा, हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए पहले हम लोग पृष्ठभूमि इसका लिखते हैं, देखिए हेडिंग डालिए। लिखिए 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आई। अतः अब कंपनी और ब्रिटिश सरकार के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की जरूरत पड़ी। अगला पॉइंट इसमें लिखा, बंगाल पर नियंत्रण के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों ने अत्यधिक धन कमाया। ब्रिटिश समाज में कंपनी के कर्मचारियों की समृद्धि की चर्चा एवं ईर्षा, जेलसी का विषय थी। ब्रिटिश समाज के प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा भी
कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने की मांग की जा रही थी। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत में निरंतर युद्धों के कारण कंपनी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन की मांग की। ऋण की मांग की या लोन की मांग की, दोनों चलेगा, मांग की। आगे लिखिएगा इसी में, 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 अधिनियम पारित किए गए। 2 अधिनियम पारित किए गए। पहले अधिनियम के तहत कंपनी को लोन दिया गया, लोन उपलब्ध कराया गया। और दूसरा अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधान लिखिए। पहला पॉइंट, कंपनी समय समय पर भारतीय राजस्व एवं भारतीय प्रशासन एवं सैनिक असैनिक भारतीय राजस्व एवं सैनिक असैनिक प्रशासन के संदर्भ में क्रमशः वित्त मंत्री तथा विदेश मंत्री को रिपोर्ट करेगी। अगला लिखिए, भारत में व्यापार तथा नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार होगा। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए
अच्छा, यहाँ एक नहीं 4 था, आगे 1+3 हो गया था। भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल काउंसिल की स्थापना की गई। अगला पॉइंट लिखिए, मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जब प्रांत कर दीजिए, मद्रास एवं बॉम्बे प्रांत को भी कुछ विषयों में गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। यहाँ अस्पष्टता बनी रही। अगला पॉइंट लिखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान। ब्रैकेट में लिखिएगा। उच्चतम न्यायालय या 1774 बोलिए, 1774 में इसकी स्थापना हुई। तथा एलिजा इम्ब्रे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। एलिजा इम्ब्रे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी के कर्मचारी रिश्वत एवं उपहार नहीं लेंगे। रिश्वत एवं उपहार नहीं लेंगे। सकारात्मक पक्ष लिखिए। पहला पॉइंट, हाँ देखिए, संसदीय अधिनियम के द्वारा
भारतीय अधिनियम के द्वारा भारत पर प्रशासन का प्रयास। दूसरा पॉइंट लिखिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कंपनी के द्वारा पहल, लिख लीजिए, कंपनी के द्वारा पहल। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि संस्थाएं विकास की या इत्यादि संस्थाओं के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। आलोचना में लिखिए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अच्छा, यहाँ न्यायालय की स्थापना तो कर दी गई थी पर उसका अधिकार क्षेत्र बताया नहीं गया था, तो इस पर विवाद बना रहा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एवं कानूनों को लेकर विवाद बना रहा। भ्रष्टाचार पर भी, अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। अगला पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में तथा गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में तथा प्रांतों और गवर्नर जनरल परिषद के बीच मतभेद बना रहा। अगला पॉइंट लिखिए, कुल मिलाकर इस अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण इस अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण
ये कर लीजिएगा स्थापना का उद्देश्य था, या नियंत्रण को स्थापित करने का उद्देश्य था। उद्देश्य था तथा भारत पर नियंत्रण को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश समाज के लिए फायदेमंद बनाना था। फायदेमंद बनाना था। इसके बाद 1781 में एक, हाँ छोड़िए उसके बारे में, शॉर्ट है वो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, उसके बारे में हम लोग बस लिख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग विस्तार में जाएंगे। 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें बस ये था कि जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो ये कार्य क्षेत्र है वो नहीं था बताया गया था। 1781 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें बताया कि इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक होगा, ठीक है। बस यही था, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। का संशोधनात्मक अधिनियम लिखिए। पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण कलकत्ता पर होगा। आगे लिखिए, न्यायालय ब्रिटिश कानूनों के साथ साथ भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखेगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित नियमों को, गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित नियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। बस इतना ही था इसमें, ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्यों ज़्यादा मेहनत करें। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोग कल देखेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ये 2-3-4 जो ये चार्टर है या एक्ट है, 1773 का है, और एक हो गया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। फिर हो गया 1813 का अधिनियम चार्टर, 1833 का, फिर हो जाएगा 1858 का महारानी की घोषणा। ऐसे ऐसे करके जो जो इम्पोर्टेंट है वो उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, है ना। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, चलिए।